उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग से जुड़े हुए विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के आयुष विभाग के मंत्री तथा प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग से जुड़े हुए राज्य मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री कुंवर मयंकेश्वर शरण सिंह जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य समित घोष जी, प्रमुख सचिव नित्य एवं कार्मिक विभाग CM देवराज जी, सचिव एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रीमती रोशन जैकब जी, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इन विभिन्न विभागों से जुड़े हुए चयनित अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जिन 609 पदों पर ये चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई है, आपके इस सकुशल चयन की प्रक्रिया और आज नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को भी हृदय से बधाई देता हूं। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसके अध्यक्ष SN सांबत जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं। यहां पर मेरे पूर्व वक्ता हमारे डिप्टी CM जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी बात यहां पे रखी थी। उससे पहले श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी ने भी अपनी बात को आपके सामने रखी। स्वाभाविक रूप से हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके लिए उन्हें अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो न केवल वह नौजवान बल्कि उसके माँ बाप, उनके नातेदार, रिश्तेदार, इन सब के सपने भी चकनाचूर होते हैं। किसी नौजवान के सपने का चकनाचूर होना ये केवल एक उस यूथ या उस युवा के साथ धोखा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी धोखा होता है और विकास को बाधित करता है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ये वैसे ही बीमार नहीं हुआ था, ये बीमारू राज्य वैसे नहीं बना था।
इसको इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया में भेदभाव करके बेईमानी और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को बीमारू बना दिया था, अराजक प्रदेश बना दिया था, गुंडागर्दी से त्रस्त प्रदेश बना दिया था, महीनों महीनों कर्फ्यू वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को बदल दिया था। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। माननीय न्यायालय ने उस हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 के पहले कहीं ना कहीं उन्हें स्थगन आदेश देकर के रोका हुआ था और तमाम प्रकार की तीखी टिप्पणियां की थी। जो बात यहां पर अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था, ये 17 के पहले था। मुझे याद है मैं गोरखपुर में सांसद था। मैं एक बार कहीं निकल जा रहा था, 4-5 बजे का समय था। आगे हाईवे जाम था। मैंने पूछा क्यों जाम है, तो मुझे पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब एक नौजवान ने सुसाइड कर दिया है। जो कि वह गांव जहां सुसाइड हुआ था तो मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा मैं मिलता हूं उन परिवार के लोगों से। तो अधिकारियों ने मुझसे कहा कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, आप मत जाइए। मैंने कहा भी आक्रोश आज है तो मुझे तो आने वाले समय में वोट मांगने जाना ही है, तब भी तो ये आक्रोश होगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मुझे लोगों ने देखा, वे शांत हुए, मैंने उनसे बातचीत की। मैं भौचक था देख करके कि मैं उस परिवार से मिला जिस परिवार के नौजवान ने आत्महत्या की थी। मैंने उस परिवार के उस नौजवान जिसने आत्महत्या की थी उसके माता पिता से मैं मिला। वो अकेला लड़का था। मैंने कहा ये घटना कैसे घटित हो गई। उन्होंने कहा देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में मेरिट में इसका नाम आया था, लेकिन इसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और उसी से डिप्रेशन में आया। उसके बाद इसने सुसाइड कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में और उस समय के न्यायालय की टिप्पणी के बारे में हर एक नौजवान उस समय का जानता है। जो कि 9 साल हो गए हैं, 9 साल के बाद तो काफी परिवर्तन हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग उस समय नाबालिग रहे होंगे, वो नहीं जानते उस समय के बारे में। यानी जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं था वो चेयरमैन हो गया था, जिसकी स्वयं की डिग्री फर्जी थी, वो आयोग का चेयरमैन बनकर के सिलेक्शन कर रहा था। इस प्रकार की अराजकता होती थी, पैसे का लेन देन होता था, भर्ती नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने देखा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है। तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है। उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं, ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए।
जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी, हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। आप अनुमान करिए, केवल पुलिस में ही 2,20,000 से अधिक भर्ती। पहले छोटी सोच थी तो काम भी छोटे छोटे करते थे। मुझे 2025 में 60,000 नौजवानों की भर्ती करनी थी। सभी लोग कहते थे साहब 60,000 कैसे हो पाएगी, और कहना भी उनका स्वाभाविक था क्योंकि अधिकारी तो पुराने रही है, तो मानसिकता बदलने में थोड़ा समय लगता है। मैंने कहा क्यों इसकी चिंता कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब ट्रेनिंग कैसे होगी? मुझे भी एक बार तो लगा कि हाँ ट्रेनिंग, क्योंकि 2017 में जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए पुलिस की भर्ती मुझे करनी थी, 30,000 पुलिस की भर्ती मुझे करनी थी उस समय, पहले लॉट में, फर्स्ट फेज में 30,000 पुलिस आरक्षी की भर्ती होनी थी। ट्रेनिंग कहां होगी, क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग भी होती है। तो मैंने एक पूछा भाई उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग की क्या स्थिति है? कुल क्षमता थी 3,000 की। अब हम कहां करें? मैंने भारत सरकार से बातचीत की, मैंने कहा मिलिट्री, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर होंगे। अन्य राज्यों से बात की और तब जाकर के हम लोग पुलिस की वो भर्ती पूरी कर पाए थे। ये 2017 की बात कर रहा हूं। और 25 में जब हमने भर्ती की, 60,244 नौजवानों का एक साथ भर्ती, और एक साथ भर्ती के बाद ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग ये मानते थे कि यूपी उनके पास आएगा गुहार करने के लिए कि ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर दे दो। मैंने कहा नहीं, यूपी अपनी ट्रेनिंग क्षमता स्वयं विकसित करेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी मैंने 26 अप्रैल को पासिंग आउट परेड के माध्यम से उन 60,244 नौजवानों को अब फील्ड ड्यूटी में भेज दिया है, उनकी सफलतम ट्रेनिंग के बाद। ये सभी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में हुई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने केंद्र हैं। कार्य करने की इच्छा शक्ति, गवर्नमेंट की जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए, परिणाम भी आते हैं। आज उसी परिणाम का, वो उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की का ये रिकॉर्ड है। लगातार अभी हम लोग कर रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग, अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। शिक्षा चयन आयोग, इसमें हजारों शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसके माध्यम से संपन्न होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 15,000 भर्ती इसको करनी है, इस वर्ष ये इसको संपन्न करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वर्तमान में उनके सब इंस्पेक्टर के और होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अगर इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो ये संख्या है 45,000, और लगभग इतने ही और भर्तियों की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। ये मान करके चलिए कि अगले
एक वर्ष, इस एक वर्ष के अंदर यानी 26-27 के अंदर अकेले यूपी के अंदर 1.5 लाख इन सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया, इन सभी आयोग और बोर्ड के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। और आप देखेंगे किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में हमने यूपी में भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का सेंध न लगे, इसके लिए सख्त कानून भी बनाया है। जो भी इन भर्ती की प्रक्रिया की, इसकी पारदर्शिता पर, इस भर्ती की प्रक्रिया की किसी भी प्रकार की धांधली करते हुए पाया जाता तो उसको आजीवन कारावास की सजा और उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने का कानून भी हमारे पास मौजूद है। हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। परिणाम है, आज हम लोगों ने 9 लाख से अधिक भर्ती की। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़े हुए आज भी, कल भी और फिर 6 को भी हम लोग नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं। ये लगातार चलेंगे। ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी प्रतिभावान नौजवान को जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना यह अपने आप में महापाप का कारण है। हम उस प्रतिभा को कुंठित करते हैं और विकास को अवरोधित करते हैं। अगर हमने भेदभाव किया होता तो हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इन 9 वर्षों में, जिसमें कि हमें वैश्विक महामारी कोरोना से भी जूझना पड़ा था, हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना नहीं बढ़ा पाते। हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफल नहीं हो पाते। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, या उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो हमने देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दिया है, एक्सप्रेसवे का, हाईवे का, ग्रामीण सड़कों का, ये हम नहीं दे पाते। जिन विभागों के बारे में लोग जानते ही नहीं थे कि ये भी कोई विभाग है, आज उन विभागों ने अच्छा काम करना प्रारंभ किया है। आज उन विभागों को एक पहचान मिली है। प्रयास करने से होता है और उस प्रयास के लिए उस प्रकार के मैन पावर का चयन। स्वास्थ्य विभाग में आज हमारे पास लगभग हर जनपद में, 4-5 जनपद छोड़ दिया जाए तो लगभग 75 के 75 जनपदों में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज है। पहले नहीं थे। पहले मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। आज लगभग, यानी आज उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स वर्तमान में कार्यरत हैं, जो लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छे सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं। पहले न कॉलेजेस थे और न ही उनमें स्टाफ था, सब भगवान भरोसे था। स्वाभाविक